हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें 2011 वाला पेपर था, उसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करवाया था। ये जो पेपर है ये 2012 वाला पेपर है। तो इसमें जो भी मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लिखा है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 + 2 अथवा 4 बराबर 1 + 3 वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? पहला विकल्प है परिमाणात्मक अवस्था, दूसरा है विभाजनात्मक अवस्था, तीसरा है गुणनखंडीय अवस्था और चौथा है संक्रिय अवस्था। तो शैलजा जो है ये समझने की कोशिश कर रही है कि जो ये योगफल है ये संक्रियाओं से नहीं बदल रहा है। 2 और 2 जोड़ते हैं तब भी 4 आता है, 1 + 3 जोड़ते हैं तब भी 4 आता है। तो वह विकासात्मक अवस्था की परिमाणात्मक अवस्था पर है। पहला विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है। अब विभाजनात्मक अवस्था क्या होती है इसको भी जानना आवश्यक है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका समाधान करता है, यानी विभाजन करके उसका समाधान करता है। तो वह विभाजनात्मक अवस्था कहलाती है। गुणनखंडीय अवस्था क्या होता है? सरल में जटिल संख्याओं का गुणक करना, ये कहलाता है गुणनखंडीय अवस्था। संक्रिय अवस्था क्या है? इस चरण में छात्र पूर्ण संख्याओं, भिन्न दशमलव और संख्याओं पर बुनियादी संचालन करने में सक्षम होते हैं। तो इन सब के बारे में भी जानना आवश्यक है। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को पढ़ता है लेकिन लिखता है कितना? 40,082। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? पहला विकल्प है बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता, दूसरा है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया, तीसरा है बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है, और चौथा है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार से लिखना सीख जाएं। तो बच्चा जो है 482 पढ़ता है लेकिन लिखता 40,082 है। तो यह क्या संकेत कर रहा है कि बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है, इसीलिए वह गलत लिखता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1 लिखा है, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना, दूसरा है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना, तीसरा लिखा है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है। तो इस स्थिति में शिक्षक विकास कर रहा है व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन प्रक्रिया और संक्रिया का चौथा विकल्प इसमें सही है। तो ये चरण वो अपना रहा है, इनका अनुगमन कर रहा है। स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकों की पुनरावृत्ति पहले चरण में करता है, उसके बाद यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जाता है, टैली चिन्ह का प्रयोग करता है, और चरण 3 में क्या करता है, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करना। तो वह चौथा विकल्प सही होगा, व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन प्रक्रिया और संक्रिया। अगला प्रश्न है, किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। दूसरा है बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं।
तीसरा है बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सकें। और चौथा है अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। तो किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। क्योंकि 24 जो है वह गुणा करने पर, कई संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त हो सकता है। जैसे कि 4 में गुणा करेंगे 6 का तब भी 24 मिलेगा, 12 में 2 का करेंगे तब भी 24 मिलेगा, 8 में 3 का करेंगे तब भी 24 मिलेगा। यानी कि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। मुक्त अंत वाला ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भाग 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे। आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं? इसका कारण है, पहला विकल्प है विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। दूसरा है समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। तीसरा है भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं। और चौथा है विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने योग्य नहीं हैं। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं, इसीलिए बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि आधे केक में कितने 1/3 होंगे। लेकिन यदि इस प्रकार से उन्हें लिखने के लिए दिया जाता है तो वे हल कर लेते हैं। तो जो भिन्नों की संक्रियाएं हैं उन्हें बिना संदर्भीकरण और भाषा की सहायता से पढ़ाई गई हैं, इसीलिए वे इस तरीके से हल नहीं कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हमीदा अपनी विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। ये इस प्रकार की समस्याएं वो लिखती है। आगे लिखा है, वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि, पहला विकल्प है जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। जब एक भाजक की 10 से घटित होती है और दूसरे की 10 की घात से बढ़ित होती है तो गुणनफल समान रहता है। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाया या घटाया जाए तो भागफल समान रहता है। और चौथा है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, इसमें जब भाग देंगे 7 से 21 में तो यहाँ 3 आएगा। उसके बाद इससे जब भाग देंगे तब भी 3 आएगा, इससे जब भाग देंगे तब भी 3 आएगा, और इससे जब भाग देंगे इसे तब भी 3 आएगा। तो वह चाहती है, हमीदा यह समझाना चाहती है कि यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाएं तो भागफल समान रहता है। जहां यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि भाजक और भाज्य दोनों को 10 की घात से या बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो भागफल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो हर बार समान ही रहेगा। इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, पहला विकल्प है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करता है। दूसरा है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करता है। तीसरा है विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा। और चौथा है चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सामाजिक अनुदेशन से सीखता है, तो क्या करना पड़ेगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है।
ये आप देख सकते हैं चित्र में, और पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर को उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर पहला विकल्प है सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। दूसरा है गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को देख रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। तीसरा है गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना चाहिए था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। और चौथा है यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। तो प्रदीप से पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर कहाँ है, तो उसने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। पहला विकल्प इसमें सही है। रूलर टूटा है, लेकिन उससे सही नाप के लिए तो नहीं कहा गया, उससे ये सिर्फ कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर कहाँ है। तो 5 सेंटीमीटर के निशान को उसे चिन्हित करना है, तो उसने सही बताया है। अगला प्रश्न है उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उमा एक छात्रा है और वह सम और विषम की संख्याओं की जो संकल्पना है उसे नहीं समझ पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन गए और जिनके नहीं बन पाए। उमा पहला विकल्प है चाक्षुष शिक्षार्थी है, दूसरा है कायिक गतिक शिक्षार्थी है, तीसरा है श्रव्य शिक्षार्थी है और चौथा विकल्प है को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। तो उमा जो है सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को नहीं समझ पा रही है और शिक्षिका उसको समझाने का प्रयास कर रही है, तो उसे व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। पहला विकल्प है रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। दूसरा है सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। तीसरा विकल्प है परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। और चौथा है रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो कक्षा 4 के लिए कहा गया है, पहला विकल्प इसमें सही है। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य, पहला विकल्प है विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। दूसरा है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। और चौथा है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कह रही है विभिन्न प्रकार से, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग। तो वह क्या कर रही है, उसका उद्देश्य है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता करना। दूसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि भुजाओं के प्रयोग और कोणों का प्रयोग और विकर्णों का प्रयोग सभी से वह समझाने का प्रयास कर रही है। तो उसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की वह सहायता कर सके। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वैन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी, पहला विकल्प है चाक्षुषीकरण के स्तर पर हैं, दूसरा है विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं, तीसरा है अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं और चौथा है निगमन स्तर पर हैं। तो इस प्रश्न के लिए
तीसरा विकल्प सही है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि सम्मुख कोण समान हैं। तो वैन हीले के विचार के अनुसार वे अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो वैन हीले के ज्यामिति विचार के 5 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। तो आप लोगों को ये याद रखने हैं 5 स्तरों के नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। पहला विकल्प है तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान। दूसरा है एल्गोरिथम के ज्ञान। दूसरा है संकेतों और चित्रों के ज्ञान। और चौथा है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। तो ये जो HOTS लिखा है HOTS, इसका ही शॉर्ट रूप लिखा हुआ है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट में HOTS। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। पहला विकल्प है प्रश्नोत्तरी। दूसरा है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। तीसरा है वर्ग पहेली और चौथा है सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य पूछा गया है। चौथा विकल्प इसमें सही होगा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। अगला प्रश्न है त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा। पहला विकल्प है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। दूसरा है कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। तीसरा है अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। और चौथा है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। यदि कक्षा में कोई चर्चा शुरू की जाती है तो वह एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो मैथ्स पेडागोजी के 2012 वाले पेपर में जो भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया। यदि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।